રાજકોટની સંગીત પ્રેમી જનતાને ભારતીય સંગીત પ્રત્યે લગાવ વધુ પ્રબળ બને તે હેતુથી ખ્યાલ આર્ટ્સ અવનવા સંગીત અને કલાના કાર્યક્રમો યોજે છે। ત્યારે રાજકોટમાં પહેલીવાર ભારતના 4 દિગ્ગજ કલાકારો દ્વારા ગઝલની મહેફિલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અશોક ખોસલા સાથે ડોક્ટર રાધિકા ચોપરા, ઘનશ્યામ વાસવાણી અને ઝાઝિન શર્મા ગઝલ, સૂફી અને બોલીવુડના ગીતો અને ગઝલો પ્રસ્તુત કરશે। समग्र कार्यक्रम पहला તેમણે अब तक સાથેની खास बातचीत करी હતી। आओ જોઈએ। राजकोट वासियों को मेरा और हमारी पूरी टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार। पहले तो खुशी अब बाद में है। पहले जो 25 मई को जो घटना घटी यहाँ पर, वो दिल दहलाने वाली घटना थी और बहुत दुख हुआ उस वक्त जब पता चला। और जब जो कुछ यहाँ हुआ तो हम लोग सोच रहे थे कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे होंगे हम यहाँ आकर। तो पहले तो उन सबको जो यहाँ उस घटना में नहीं रहे उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनको प्रणाम। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम सबकी प्रार्थना है। और इससे पहले कि हम और कुछ आपके सवाल जवाब करें तो हम उनके लिए 1-2 लाइन का एक प्रार्थना करना चाहेंगे, जो हम घनश्याम जी ने, मैंने और 2-3 आर्टिस्टों ने हमने मिलकर फिल्म में रिकॉर्ड की थी। और वो बहुत खूबसूरत भजन है और बिल्कुल उनके लिए बहुत ही सही है कि ऐसा कभी कुछ पूरा ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज आए हैं यहाँ पर, कल गज़ल बहार का प्रोग्राम है। इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार गज़ल बहार बॉम्बे से इंडिया में कहीं और नॉर्थ की तरफ पहुँची है। तो इसकी बहुत ही खुशी है कि हमने, वरना पूना में हमने 2-3 बार प्रोग्राम किया है गज़ल बहार, बॉम्बे में तो हुआ ही है। इवन लंदन में हमारे शोज हो चुके हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ नहीं हुआ। तो ये बहुत ही हमें खुशी है। हमारा ये पर्पज़ है कि गज़ल जो है वो पॉपुलर रहे, हमेशा जैसे पहले थी, आगे बढ़े, फूले। और जो यंगस्टर्स गज़ल के साथ जुड़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने वो बताया कि वो गज़ल लिखती भी हैं। तो गुजराती में उन्होंने लिखती हैं, हर भाषा में गज़ल लिखी जा रही है। तो बड़ी खूबसूरत फॉर्म, आर्ट ऑफ पोइट्री है ये। तो ये इसको जितना पॉपुलर अगर होगी उतना एक अलग प्यारा सा फॉर्म ऑफ पोइट्री, म्यूज़िक एक दुनिया तक हमारे इंडिया में ही हमेशा बना रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि कल हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत ही बड़े और बहुत बड़ी महान आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, जो आज आप सुनेंगे उनको कल। राधिका चोपड़ा जी, वो बहुत दुनिया का बहुत दुनिया में नाम कमाया है उन्होंने, और गज़ल को की बहुत सेवा की है, बहुत उन्होंने सेवा की है। मेरे राइट में घनश्याम वासवानी जी हमारे बहुत परम मित्र, और इनकी भी जो गज़ल का स्टाइल है वो वैसे जगजीत साहब के शागिर्द रहे हैं, और लेकिन अपनी उनकी कंपोजिशंस और अपनी गज़लें जो हैं इतनी खूबसूरत हैं कि आप जब कल इनको सुनेंगे तो बहुत खुशी होगी आप सबको। साथ में हमारे म्यूजिशियन आए हुए हैं बहुत बड़े, दिल्ली से मुराद अली साहब सारंगी बजाते हैं। बहुत इनके लिए इनका शुक्रिया कि साथ आएंगे। मेरे यहाँ ज़ाज़िम शर्मा, वो भी उभरते हुए, बल्कि उभर चुके हैं काफ़ी कुछ। और हाँ, शहज़ादा गज़ल उनको आजकल लोग बुलाते हैं प्यार से। और इस सब प्रोग्राम करने का जो श्रेय है
वो हमारे जयदीप वासोवा जी का है। तो उनकी जो मेहनत है, जो आपको नज़र आएगी, जितना उन्होंने मेहनत की है इस शो को करने में, इतनी अच्छी पब्लिसिटी की है सब जगह पूरे राजकोट में, बल्कि दुनिया देख रही है कि राजकोट में हमारा ये गज़ल प्रोग्राम होने वाला है। तो इसकी शुरुआत मैं बताना थोड़ा सा चाहूँगा हल्का सा, कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2014 में बॉम्बे में। हमने फर्स्ट टाइम गज़ल बहार किया था, और मेरे तब से राधिका जी, घनश्याम वासवानी और जैज़िम हम मेरे साथ थे, और भी कई आर्टिस्ट हमारे भी राजकोट के हमारे बहुत प्यारे महान, उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पंकज उदास जी। वो भी हमारे पहले प्रोग्राम में गज़ल बहार में शामिल हुए थे, और बड़ी उन्होंने हमें हिम्मत दी और हमारे साथ जुड़े। सारे आर्टिस्ट, भूपेंद्र मिताली, बहुत सारे लोग इसमें गा चुके हैं गज़ल बहार में। तो वहाँ ये प्रोग्राम हमने शुरू किया। पर्पस था कि आयराना ओल्ड एज होम इन पुणे, और उसके लिए फ़ंड कलेक्शन के लिए मैंने सोचा ये गज़ल का, एक तो गज़ल का भी एक जश्न हो जाएगा, एक फेस्टिवल हो जाएगा, और साथ साथ उसके लिए जो भी फंड्स आएंगे तो वो मेरे आश्रम के लिए दिए जाएंगे, वहाँ पर उसके लिए कलेक्ट किए जाएंगे। तो मैं सभी आर्टिस्टों का, आज इतने साल हो गए हैं वो साथ हैं, और उनका बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया है गज़ल बहार को, कि उन सब के लिए मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सिंगर गज़ल गाए या और कोई फिल्मी गाए या सूफी गाए, जब वो ऑडियंस की दिल से कनेक्ट नहीं करता तब तक उस महफिल में जो जान आनी चाहिए, जो मज़ा आना चाहिए, जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, तब तक नहीं होता। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो टीम है वो इतना बढ़िया गाते हैं सब, इतना मुझे छोड़ के इन सब, ये मैं इनसे कहीं नज़दीक नहीं हूँ, ये बहुत बड़े, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि कल जो भी कुछ होगा वो आपका एंटरटेनमेंट होगा। आपको सबको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम यही सुनना चाहिए, हम हमेशा ये सुनना चाहिए। तो ये हम पूरी कोशिश करेंगे। गज़ल हो, गीत हो, सूफ़ी हो, जो भी गाएंगे उसकी शायरी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी शायरी हो, अच्छा मयार हम से ले जाएं उसको, और अच्छी चीज़ें। अच्छा प्रोग्राम होगा तो आप अगली बार हमें बुलाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहती हूँ, आदाब, नमस्कार आप सभी को। और गुजरात कई मर्तबा आना हुआ, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, लेकिन राजकोट पहली बार आई हूँ, पहली मर्तबा आई हूँ, और बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ कि यहाँ बहुत खूबसूरत ये महफिल सजने वाली है। और माशाल्लाह जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, इनको मैंने अभी गाते हुए सुना, तो ये तो खुद ही बड़ा सुरीला गा रहे थे, तो मैंने सोचा ये तो खुद ही इन हाउस आपका टैलेंट ऐसा है। तो अगर ऑर्गेनाइज़र सुरीले हैं तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है वो भी सुरीला ही होगा। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहली गज़ल बहार से साथ में जुड़ी हुई हूँ, और ये अशोक जी की मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मुंबई बुलाया और गज़ल बहार के साथ जोड़ा। और घनश्याम जी हमारे सीनियर, मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट, जैज़िम जो हैं, ये फ्यूचर हैं गज़ल का, जिसे हम उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं। तो जब इन ऐसे कलाकारों को सुनती हूँ तो लगता है कि गज़ल सेफ़ है, बिल्कुल अच्छे हाथों में है। सो गज़ल का फ्यूचर जो है वो बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह अच्छा ही होने वाला है। और जहाँ तक लाउड म्यूज़िक की बात आपने कही, तो देखिए दौर आते हैं तरह तरह के, है ना, हर चीज़ का फेज़ होता है, दौर होता है। एक दौर आया था डिस्को का, तो बहुत डिस्को चलता था, है ना। फिर एक दौर आया बहुत मेलोडीज़ का, खूबसूरत मेलोडीज़ आ गई हमारी फिल्मों में। तो अब लाउड म्यूज़िक का दौर है। ये दौर हैं, ये टेम्पररी होते हैं। जो अच्छा संगीत होता है, देखिए दो ही तरह का संगीत होता है, या अच्छा या बुरा, गुड और बैड, बीच का कुछ नहीं होता। जो अच्छा संगीत होता है वो हमेशा रहता है। दौर आते हैं, चले जाते हैं। तो गज़ल पहले भी थी, आज भी है, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। बस ये है कि हमें आप जैसे लोगों का साथ चाहिए। बिल्कुल। अब सिर्फ छोटा सा जो मुझे कभी कभी जिस बात का अफसोस होता है वो ये है
कि हमारे यहाँ उर्दू ज़बान का चलन जो है वो ख़त्म हो गया, कम हो गया। उस वजह से गज़ल को कहीं ना कहीं चोट पहुँची है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो गज़ल को समझेंगे, गज़ल को मोहब्बत करेंगे, गज़ल को प्यार देंगे, तो गज़ल का मुस्तकबिल बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छा है। लाउड म्यूज़िक अपनी जगह है, वो कई लोग हैं जो वही सुनना पसंद करते हैं, तो उन्हें वही सुनने दीजिए। और जो लोग इस तरह का संगीत सुनना चाहते हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं। आगे की जर्नी यही, दिल्ली मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं संगीत में ही आगे पढ़ाई करना चाहती थी, और बदकिस्मती से हमारी स्टेट में एमए म्यूज़िक नहीं है और मुझे आगे की पढ़ाई म्यूज़िक में करनी थी, तो उस वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा। तो मैं दिल्ली आई, यहाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और एमए एमफिल पीएचडी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। और इसी दौरान मेरी मुलाकात मेरी गुरु पद्मश्री श्रीमती शांति हीरानंद से हुई, जो कि बेगम अख्तर की शागिर्द थी और वहाँ सिखाती थी। मैं एक इंटरव्यू करने गई थी उन्हें, और जब मैंने उनका गाना सुना तो बस मैं इतनी मुतासिर हुई, यानी इंस्पायर हुई, कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे यही गाना है और इसी तरह का गाना गाना है। और फिर मैंने उनसे तालीम ली और आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे आता है वो लोगों के सामने पेश करती हूँ। और मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि दिल से गाती हूँ तो शायद दिल तक पहुँचता है और लोगों की बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ा प्यार मिलता है। देखिए, हिंदी तो नहीं मैं कहूँगी, हिंदुस्तानी कहूँगी। वो हिंदुस्तानी है जिसमें उर्दू और हिंदी का मिश्रण है ना, अमैल्गमेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप हिंदुस्तानी में लिखें या प्योर उर्दू में लिखें, जो स्टैंडर्ड है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पोएट्री का स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए। जो जगजीत सिंह साहब चुनते थे, देखिए जो वो सादा पोएट्री चुनते थे लेकिन मयारी, हाई स्टैंडर्ड एकदम, मतलब एक एक शेर सुन के आपको लगता था कि वाह क्या लिखा है किस लिखने वाले ने। तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे आप प्योर उर्दू में गाएं, हिंदुस्तानी में गाएं, किसी भी ज़ुबान में गाएं, लेकिन शायरी अच्छी होनी चाहिए। बस उसका मयार जो है वो हमेशा उसका ख्याल रखिए बस। और चूंकि मैं समझती हूँ लोग नहीं समझते उर्दू, जहाँ मुझे लगता है कि ये ऑडियंस नहीं समझती। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं हैदराबाद में गाती हूँ तो वहाँ में मुझे मतलब नहीं समझाना पड़ता, क्योंकि वहाँ लोग उर्दू जानते हैं। अगर मैं कराची में गाती हूँ तो मुझे मतलब नहीं समझाना पड़ता। लेकिन अगर मैं इंदौर में गा रही हूँ या भोपाल में गा रही हूँ या किसी भी ऐसे शहर में जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं समझते, वहाँ जो भी मुश्किल लफ्ज़ होता है उसका मतलब मैं साथ के साथ बता देती हूँ, ताकि शेर का मज़ा दुगना हो जाए और जो लोग नहीं समझते उनको भी शेर का मज़ा आए। देखिए, कल वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो मुझे पता नहीं कि कितना एजुकेट कर पाऊंगी और कितना सुना पाऊंगी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी जितना भी वक्त रहेगा। जी जी, वो तो साथ साथ चलता ही है। जी जी, कुछ खास कोई सुनना चाहते हैं कोई चीज़? या चलिए, अशोक जी ने कहा कि बेगम अख्तर की कोई चीज़, तो मैं एक शेर सुना रही हूँ, मतलब सुना रही हूँ। कल इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये क्या है और ये कब उन्होंने गाई थी, वो मैं कल बताऊंगी प्रोग्राम में। लेकिन अभी मैं एक शेर सुना रही हूँ, बेहजाद लखनवी की गज़ल है। सॉरी, कोई म्यूजिक नहीं है, तानपुरा भी नहीं है, कोई नहीं, मैं ऐसे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ हाँ, दीवाना बनाना है तो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किस तरह के सुनने वाले कल मिलने वाले हैं। जैसे वडोदरा का तो मुझे मालूम है कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सुनने वाले वहाँ तो मिले हैं जी। सूरत में बहुत अच्छे सुनने वाले, अहमदाबाद में बहुत अच्छे। यहाँ पहली बार आए हैं तो इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑर्गेनाइज़र अगर इतने सुरीले हैं
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सुनने वाले भी मैं आपको अच्छे ही होंगे और अच्छा ही सुनते होंगे। जितना हो सके डोनेट करें प्लीज, क्योंकि बहुत अच्छा कॉज है। हम गए हैं इनके साथ, हमने वृद्धाश्रम देखा है, वहाँ बुजुर्गों की कितनी सेवा हो रही है, कितनी खिदमत हो रही है, ये हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। तो लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और जितना हो सके आश्रम के लिए डोनेट करें। देखिए, जब हम पहले तो सबकी खिदमत में आदाब, और हमारे भाई अशोक भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, ये जो इन्होंने गज़ल बहार का सिलसिला शुरू किया, और मैं खुशकिस्मत रहा कि इनके साथ जुड़ा रहा शुरू से। और जैसे कहते हैं ना कि अभी चलते चलते बॉम्बे से हम राजकोट पहुंचे हैं, वैसे भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तो बन ही रहा है, तो शायद दिल्ली भी पहुंच जाएंगे जल्दी। तो देखिए, इन्होंने खिदमत के साथ हमें एक मौका दिया कि अच्छे काम में हम अपना फन, उसका इस्तेमाल हो ज़रूरतमंद और बुजुर्ग लोगों का, कि हाँ उनको सहायता भी मिले। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। जब गज़ल की बात आती है तो एक बड़ा अच्छा शेर मुझे आपके गुजरात के शायर ही हैं, बड़ौदा के अब्बास दाना साहब, उनका एक शेर है, वली के घर से निकल कर रवां दवां है गज़ल। वली के घर से निकल कर रवां दवां है गज़ल, कसम गज़ल की अभी तक भी नौजवान है गज़ल। तो ये जो गज़ल है ये मोहब्बत की ज़ुबान है। और जगजीत जी जो हैं मेरे उस्ताद हैं, खैर मैं तो वकालत पढ़ रहा था, वो मुझे म्यूज़िक पे लाए। आप सोचिए कितनी तब्दीली हो गई मेरे करियर में, और उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। और जगजीत साहब से मैं बहुत मुतासिर हूँ, एक तो उनकी आवाज़ का और उनकी सुरावट का, और उन्होंने जो गज़ल को एक जो फॉर्मेट को जो अपने हिसाब से, अपने आवाज़ के हिसाब से और अपने संगीत के जो उनकी जो स्टडी थी, उसको इस खूबसूरती से उसे यूज़ किया और एक अपना रास्ता बनाया। और उन्होंने गिटार्स भी यूज़ किए, कीबोर्ड्स भी यूज़ किए, और उनका यही कहना था कि भाई जो अच्छा है, जैसे आपने कहा, वो अच्छा ही रहेगा। और जो उनका जो सिलेक्शन की बात है, बड़ी आसान ज़बान, और लेकिन शेर बड़े उम्दा होते थे, है ना। तो और उनकी जो गज़लें वगैरह है, उनका चयन जो है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे उन्होंने अलग अलग रिदम्स का भी इस्तेमाल किया गज़ल में, मैं क्या बताऊं, मैं आप सोचिए 35 साल में उनके साथ जुड़ा रहा, तो बहुत कुछ होता है। गज़ल मेरा शौक था, मैं शौकिया गाना गाया करता था। तो जब मैंने बेगम साहिबा को सुना, जब उनकी गज़ल सुनी, दूर है मंजिल राह मुश्किल आलम है तन्हाई का, बड़ा मुतासिर हुआ, और मैं अक्सर गाया करता था। उन दिनों रेडियो पे सुन सुन के गाया करते थे, हमारे पास ये साधन नहीं थे कि बटन दबा के गाना सुने, तो जब रेडियो में सुनते थे, याद करते थे। फिर मेहदी साहब का दौर आया, और उनका जो पहला एलपी जो मशहूर हुआ इंडिया में, जिसमें बहुत सारी गज़लें थी, गुलों में रंग भरे, बादल और बाहर चले, कैसे छुपाऊं राज़े गम, दीदाए तर को क्या कहूँ, बहुत सारी गज़लें थी। तो सुन सुन के मैं गाता रहा, एक शौक था। और मैं सिंधी हूँ ना, तो हमारा जो सूफियाना कलाम है, अगर आप देखेंगे जो सचल के कलाम है, वो बिल्कुल गज़ल का बहर है, तो बड़ा अच्छा लगता था। और गाते गाते, जैसे आपने कहा, तो मेहदी साहब को बहुत सुना, तब तक मैंने जगजीत साहब को भी नहीं सुना था। फिर एक प्रोग्राम में मैंने उनको सुना, मैं बहुत मुतासिर हुआ। उन्होंने राग दुर्गा में गज़ल गाई थी, तू जो आ जाए तो इस घर को संवरता देखूं, है ना, एक मुद्दत से जो वीरा है वो बसता देखूं। ये गज़ल मैंने सुनी तो बड़ा आनंद आया। मैं तो उनका शागिर्द हो गया, और साथ साथ में फिर क्लासिकल म्यूजिक भी मैंने लगातार, उन्होंने कहा सबसे मिलो, सबसे सीखो, और क्लासिकल भी सीखो। फिर मुझे अच्छे उस्ताद मिले, ये मेरी खुशकिस्मती है, और अच्छे संगीतकारों से मुलाकात हुई, तो यही मेरी जर्नी रही। और ये करते करते जब मैं उनसे मुलाकात करता रहता था,
तो मुझे कहते तुम कंपोज करने की भी आदत डालो। तो मैंने बोला भाई साहब मेरे पास तो गजलें हैं नहीं, सब तो गजलें आपके पास हैं अच्छी अच्छी। उन्होंने बोला जो मैंने कंपोज की है ना वो सही अपने अंदाज से पेश करो। तो उसकी मैंने आदत डाली और वो बहुत मुतासिर हुई। मैं उसी बात पे आ रहा था, 2002 में उन्होंने मुझे कुछ गजलें दी, 8-10 गजलें दी और कहा कि कंपोज करो। मैं उनकी तरफ देख रहा था तो मैंने बोला करिए करो, अच्छा करोगे। तो 2-3 रोज बाद एक मैंने कंपोजिशन सुनाई उनको, तो उनको पसंद आई। वेस्टर्न ऑर्डर बुक किया और फॉरगेट मी नॉट जो एल्बम हुआ, 8 गजलों का गुलदस्ता। तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, हम तुम्हारे तो हैं, ये क्या कम है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि बीच में 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे गज़ल बाहर नहीं हुई थी 2 साल, तो उस वक्त हमने एक ऐसी गैदरिंग, छोटी सी गैदरिंग की थी जिसमें सारे जो जजेस थे, अनूप जी थे और भी बहुत सारे जजेस थे, उन्होंने घनश्याम जी को गज़ल बहार अवार्ड दिया था एज ए बेस्ट कंपोजर मदन मोहन जी के नाम से, और उसमें राधिका जी को भी बेगम अख्तर साहिबा का अवार्ड दिया गया था। चलो एनीवे, सारी बातों से पहले तो आज हम राजकोट में आए हैं, इस चीज़ का बहुत ही खुशी है। पहली बार गज़ल बहार हम लोग लेके आए हैं। तो वैसे तो सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी शौक सर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हम डे 1 से गज़ल बहार के सीज़न 1 से हम लोग साथ में हैं, और जारिब जी का जिन्होंने आज राजकोट में हम सबको बुलाया है, और बहुत खुशी है। लुकिंग फॉरवर्ड के कल अच्छे म्यूज़िकल लवर्स के साथ हम लोग मुखातिब होंगे और उनसे हौसला अफजाई मिलेगी, यही आस है। गज़ल में ऐसे है कि जो मेरी इंस्पिरेशन है वो उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब है, क्योंकि जब मैंने पहली बार उनको सुना था तब मेरा गज़ल में इंटरेस्ट आया था, और उसके बाद जब मेहदी हसन खान साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना, बेगम अख्तर साहिबा को सुना, फिर तो बिल्कुल ही ऐसे होगा कि यही वो फॉर्म है जो मुझे गाना है, और जो मेरी रूह को जो एक होता है सोल सेटिस्फैक्ट्री जो चीज़ होती है। सो गज़ल का जो पहला मेरा इंस्पिरेशन है उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब। नया तो बेसिकली क्या है कि गज़ल जो है वो एक शायरी है, तो कोशिश है कि अच्छी शायरी हम लोग पेश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो लोग हैं जो आज के दौर में गज़ल से थोड़ा सा मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी तरफ भी जाएं। थोड़ा सा म्यूज़िकलिटी में क्या हम अरेंजमेंट में कुछ कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स डालें, वही है चीज़। क्योंकि अगर गज़ल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आएगी तभी ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेगी और ज़्यादा और बड़े लेवल पे आएगी। तो वो हम सब लोग आई थिंक बेगम अख्तर साहिबा से लेकर मेहदी हसन साहब, जगजीत साहब, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, सब लोगों की एक अपनी सोच होती है। हर बंदा जो भी कंपोज करता है, जो भी पेश करता है, अपनी सोच के हिसाब से करता है। तो आज के दौर का अगर हम बोल सकते हैं तो मेरी अपनी एक सोच है, हम कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा सबको लेके साथ में चलें कि जो लोग हार्डकोर गज़ल लवर्स हैं वो भी उसका मज़ा लें, और जो गज़ल के साथ ज़्यादा उनकी वाबस्तगी नहीं है वो भी उसको प्यार करें। बिल्कुल, जो मेन बात है वो तो अच्छा संगीत होना चाहिए और सुर में होना चाहिए। बाकी जो जहाँ तक सूफ़ी संगीत की बात है वो भी हम कोशिश करेंगे, जो भी अमीर खुसरो साहब के या बाबा बुल्ले शाह जी का, क्योंकि इतने बड़े बड़े सूफ़ी शायर हुए हैं, तो देखेंगे माहौल के हिसाब से क्या माहौल वहाँ पे बनेगा। क्योंकि बाकी लोग क्या गाएंगे अभी उस हिसाब से हम विल ट्राई कि सब लोग एक अपना गज़ल के साथ साथ, जैसे अभी हमें पता चला कि सूफ़ी रंग भी हम आपको वहाँ पे पेश करेंगे कल, तो ज़रूर। जैसे बॉलीवुड में भी मेरे काफ़ी आए हैं गाने, तो आई विल ट्राई कि गज़ल, बॉलीवुड और सूफ़ी तीनों का मिश्रण थोड़ा सा पेश करूँ अपनी परफॉर्मेंस में, और तो जिसके तहत जो हर तरह की ऑडियंस कल के हमारे कॉन्सर्ट का मज़ा ले। वैसे तो जैसे बात हुई क्या सुनाएंगे, लोग क्या सुनना चाहेंगे, तो सर मैं आपको बता दूं, ऑडियंस भी ऐसी हमने पसंद की है, ऐसे लोगों को इनवाइट किया जिसमें रूह गाए और रूह सुने।
हाँ, क्या अच्छी बात की तभी रूह कनेक्टिंग गाए हो और जाए। और रूह सुने। तो बस राजकोट के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि संगीत के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए हो रहे इस महायज्ञ में आप सब आहुति देने बिल्कुल जरूर आए। जो म्यूजिक लवर्स है, जो गजल के शौकीन है लवर्स है, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि जब जैसे हमें ग्रह की परिस्थितियां होती है, ग्रह के लोकेशन होते हैं, जब सभी ग्रह एक लाइन में आ जाते हैं तब कुछ अच्छा योग बनता है। तभी जैसे राजा अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, तो ये सब पॉसिबल हो पाया कि एक ही स्टेज पे एक ही तारीख पे सबको अवेलेबल होना। तो इसके लिए बहुत समय और बहुत मेहनत लगी है, और माता पिता की कृपा, ईश्वर की कृपा से आप सभी जो लीजेंड्स है वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। तो लोगों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल समय खराब मत करिएगा, सही समय पे 7:30 बजे आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारा प्रोग्राम है 22 जून कल शनिवार को शार्प 8 बजे, प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम, रैया रोड, राजकोट। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, आदाब। और गज़ल बहार के बारे में इतना सब कुछ बोल दिया माशाल्लाह कि सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि गज़ल के बारे में जिक्र होता रहे। और गज़ल है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवायती अंदाज की गज़ल हुई है उसमें सारंगी का एक अहम किरदार रहा है, और बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया है। सारंगी नवाज़ों की बात कर रहा हूँ। एक ज़माने में राजकोट में उस्ताद सुल्तान खान साहब रहते थे और वो ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ मुलाजिम थे। तो शोभा गुट्टू जी उनको यहाँ से लेके गई, ऐसा सुनने में आता है कि शोभा गुट्टू जी और लता जी ने उनको बहुत आगे प्रमोट किया। तो राजकोट से सारंगी का तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब उस मेरे ख्याल से बहुत सारंगी नवाज आए होंगे। ये मेरा पहली बार राजकोट में ये हाज़िरी है, और माध्यम गज़ल बहार और राधिका जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुरादाबाद घराने को बिलोंग करता हूँ, और मेरे वालिद उस्ताद ग़ुलाम साबिर खान साहब, इनसे मैंने तालीम ली, और दादा जी से अपने उस्ताद सिद्दीक़ अहमद खान साहब। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छठी पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अब बेटा बजा रहा है तो वो 7वीं पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस आप लोगों से ये दुआ है कि जिस तरह से मुझे सब लोगों ने आशीर्वाद प्यार दिया है, अगली जनरेशन को भी वैसे ही प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि सारंगी जैसा साज आगे भी कायम रहे। और बहुत शुक्रिया ऑडियंस का, और जो कलाकारों का जो अभी जो बात करते थे, सुभान अल्लाह। तो मेरे वालिद साहब एक शेर पढ़ा करते थे कलाकार और ऑडियंस के लिए, कि कलाकार जो है खुशबू है और ऑडियंस जो है वो हवाएं हैं। वो उनका जो रिश्ता है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। कलाकार कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत उम्दा गा रहे हैं, लेकिन ऑडियंस की तरफ से कभी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है कलाकारों के लिए कि अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स देती है तो कलाकार शायद अपने से ज़्यादा वो बेस्ट पेश करने की कोशिश करता है।